हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार। क्या है यूसीसी, आखिर इसका संविधान में उल्लेख है या नहीं है, क्या ये किस प्रकार का धारा है, क्या ये सिविल लॉ है, क्या ये क्रिमिनल लॉ है, अनुच्छेद में इसका वर्णन है या नहीं, हमारे एग्जाम से संबंधित है या नहीं, उत्तराखंड में यूसीसी बिल पास हुआ, ये सभी जानकारी आज हम लोग देखेंगे। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम समय लेंगे हम आपका। तो देखते हैं यहाँ पे आखिर यूसीसी है क्या। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने लिखा है, एक देश एक कानून। हमारे भारत देश में आजादी के समय से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह सपना था कि हमारे भारत देश में एक कानून हो सभी धर्मों के लिए, यानी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। इसलिए सभी धर्मों के लिए एक समान कानून हो जाए, चाहे वह विवाह के विषय पर हो, चाहे वह तलाक के विषय पे हो, चाहे उत्तराधिकारी के विषय पे हो। तो इन सभी विषयों पर सबके लिए एक जैसा कानून हो, इसके लिए प्रयास आजादी के बाद जब हमारा संविधान लागू हो गया, जब प्रथम आम चुनाव का समय था, उस समय से ही प्रयास किया जा रहा है। तो समान नागरिक संहिता मतलब किसी भी देश में अगर यह कानून लागू होता है तो वहां पे धर्म के आधार पर सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। जैसे अभी हमारे भारत देश में सामान्यतः दो तरह के लॉ पाए जाते हैं या देखे जाते हैं, एक है सिविल लॉ और एक है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में आप हमेशा देखते होंगे कि जब भी दो पक्ष होते हैं तो उसमें से एक पक्ष खुद सरकार होती है यानी राज्य होता है, और एक पक्ष नागरिक या जनता होता है जिसके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। दूसरा जो सिविल लॉ है उसमें जो दो पक्ष होते हैं, या तो वो दो नागरिक हो सकते हैं, या तो कोई संस्थान हो सकता है, कोई फर्म हो सकता है, इसमें सरकार बीच में नहीं आती है। सिविल लॉ मतलब जमीन जायदाद से संबंधित कोई मामला हो, तलाक वगैरह से रिलेटेड मामला हो। लेकिन जब क्रिमिनल लॉ है, मर्डर वगैरह या कोई आपराधिक मामला है जैसे तेजाब कांड हो गया, तो इसमें सरकार ये समझती है कि किसी एक नागरिक के साथ कोई अपराध हो रहा है तो इसका मतलब वह एक व्यक्ति के साथ नहीं, पूरे नागरिक के साथ हो सकता है वैसा, इसलिए एक पक्ष खुद सरकार बन जाती है। तो आखिर यूसीसी को क्रिमिनल लॉ में रखा जाए या सिविल लॉ में रखा जाए, तो इसको हम सामान्यतः सिविल लॉ में रख सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम संविधान की बात करें कि यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान में है या नहीं है, तो ये देखा जाता है कि हमारा जो संविधान है उसमें एक है मौलिक अधिकार और एक खंड है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये दोनों ही अधिकार हैं, बस अंतर यह है कि मौलिक अधिकार में गारंटी दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो मौलिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए अगर उसे नहीं मिल रहा है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, यानी उसको कहते हैं कि वो परिवर्तनीय है। परंतु जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये भी एक प्रकार का अधिकार है, लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं दी जाती है। इसमें यह नहीं कहा जाता है कि अगर सरकार इसे नहीं दे पा रही है तो आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, ऐसा प्रावधान नहीं है, यानी यह गैर परिवर्तनीय है। ठीक है। तो जो यूसीसी है, समान नागरिक संहिता है, यह संविधान के भाग 4 जिसको डीपीएसटी कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, उसके अनुच्छेद 44 में वर्णित है। ठीक है। और जो भी बातें राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लिखी गई है, सरकार घोषणा करती है कि जब भी मेरे पास वैसा संसाधन होगा, जब भी ये जरूरत पड़ेगी कि अब इसको अधिकार बना दिया जाना चाहिए, मौलिक अधिकार बना दिया जाना चाहिए, तो सरकार उसे बना देती है। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं, शिक्षा का अधिकार पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखा गया था, लेकिन अब उसे मौलिक अधिकार बना दिया गया है जिसका वर्णन अनुच्छेद 21A में है। तो एक बात स्पष्ट है कि यह संवैधानिक मामला है। संविधान के भाग 4 जिसे डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, उसके अनुच्छेद 44 में रखा गया है। भारत देश की हम लोग बात कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले ही प्रयास किया था कि इसको लागू कर दिया जाए, बट उस समय जितने भी धार्मिक समूह थे उन लोगों को ये लग रहा था कि ये हमारे धर्म पे खतरा है, कहीं ना कहीं संविधान के अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 का उल्लंघन हो रहा है, उसका विरोध हो रहा है। इसलिए उस समय भारत देश के कोने कोने में कई सारे दंगे होने लगे, कई फसाद होने लगे। इसलिए नेहरू जी ने कहा कि ठीक है, अभी हम यूसीसी बिल तो नहीं, लेकिन इससे संबंधित कुछ तो कानून हम ला ही सकते हैं।
तो यूसीसी के स्थान पर हिंदू कोड बिल लाया गया, और वो हिंदू कोड बिल सिर्फ हिंदुओं से संबंधित था। और सिर्फ हिंदू का मतलब कि हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख। हिंदू में बौद्ध भी है, जैन भी है, सिख भी है। इनके लिए कानून आया था। इनके लिए ऐसे परिधान बनाए गए थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही फॉलो करेंगे, मुसलमान, पारसी, ईसाई इन लोगों के लिए नहीं था। तो ध्यान रखना है, हिंदू कोड बिल। और उस हिंदू कोड बिल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कानून बनाया गया था वो था हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। इस अधिनियम में यह बताया गया था कि किसी को पॉलीगेमी नहीं करना है, बहु विवाह नहीं करना है। किसी भी व्यक्ति को अगर कोई बच्चा गोद लेना है तो उसके लिए भी नियम और शर्तें रखी गई थी कि अगर कोई पुरुष गोद लेना चाहता है तो वो फीमेल को गोद लेगा, कोई स्त्री गोद लेना चाहती है तो वो मेल को गोद लेगी। यानी तरह तरह के प्रावधान थे जो सिर्फ हिंदू धर्म के नागरिकों को फॉलो करना था। तो वहां पे यह कह दिया गया कि ठीक है, पूरे धर्मों के लिए नहीं, लेकिन हिंदू धर्म के लिए तो बनाया जा सकता है। तो हिंदू कोड बिल 1955 में पारित हुआ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहा हिंदू मैरिज एक्ट। यानी उस समय भी विवाह से संबंधित कानून, तलाक से संबंधित कानून, उत्तराधिकारी से संबंधित कानून आदि विषयों पर बनाया गया था। लेकिन आज का खबर यह है कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ। क्यों ऐसा हुआ कि जब कानून है कि एक देश एक कानून, तो सिर्फ उत्तराखंड में ही क्यों? तो सरकार, यानी हमारी जो वर्तमान सरकार है, एनडीए की सरकार जिसको बोलते हैं, उसमें मोदी जी के मैनिफेस्टो में ये साफ लिखा है कि हमको पूरे देश में यूसीसी लागू करना है। पूरे मैनिफेस्टो में से एक विषय ये भी है कि पूरे भारत देश में समान नागरिक संहिता को लागू करना है। तो अगर हम एक बार में पूरे देश में लागू कर दें तो हो सकता है कि जो हंगामा, जो फसाद 1951 के समय में हुआ था, शायद वो दोहराया जाए। तो ऐसा देखा जाता है कि अगर एक एक राज्य में धीरे धीरे लागू किया जाए तो हो सकता है कि ये दंगा फसाद कम हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के बाद उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जिसने यूसीसी लागू किया। अब आप कहेंगे कि सर गोवा में भी तो पहले से था, यूसीसी लागू किया गया था, तो ये उत्तराखंड में हम कैसे कह सकते हैं कि भारत देश का पहला राज्य है? तो हम आपको बता दें कि गोवा में जब यह लागू हुआ था यूसीसी, उस समय यह राज्य नहीं था, यह केंद्र शासित प्रदेश था। ध्यान होना चाहिए हमें कि जब हमने पुर्तगालियों से गोवा को आजाद कराया तब उस समय गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा लिया हुआ था। 1987 में हमने गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, जो कि एक 25वें राज्य के रूप में जाना गया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी जो यूसीसी लागू हुआ उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड पूर्ण रूप से अभी राज्य है, जिसे सन 2000 ईस्वी में एक 27वें राज्य के रूप में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इसलिए ये एक इतिहास बन गया कि भारत देश में उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जहां पे यूसीसी लागू किया गया। तो ये ध्यान रखना है कि हम बात किए थे सबसे पहले कि हमारे भारत देश में सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रयास किया था कि यूसीसी को लाया जाए, परंतु यूसीसी ना आकर के हमारे यहाँ आ गया HCB, हिंदू कोड बिल। और इस हिंदू कोड बिल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर था तो हिंदू मैरिज एक्ट, यानी हिंदू विवाह अधिनियम, जो कि 1955 में पारित किया गया था। अब ये हिंदू मैरिज एक्ट जो है, आखिर इसका लेना देना उत्तराखंड से है या नहीं है? उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू हुआ वहां पे कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो लागू किए गए, जिस पर रिस्ट्रिक्टेड कानून लाया गया है? तो हम आपको बता दें, उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू किया गया है उसमें जो मुख्य विषय है वो है विवाह, पहला विषय। दूसरा है विवाह विच्छेद, विवाह विच्छेद का मतलब होता है तलाक। तीसरा है उत्तराधिकारी, सक्सेशन, मतलब इसमें बेटियों को यह अधिकार दिया गया है कि किसी भी कपल का, किसी भी दंपति का, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसके संपत्ति में बराबर का अधिकार होगा। चौथा एक खंड है जो कि शायद ये नया देखने को मिल रहा है, जिसको हम कहते हैं सहवास। सहवास का मतलब
हिंदी वर्ड समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन इंग्लिश में लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप में अगर रहना है तो उत्तराखंड में जो बिल पास हुआ है उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यानी कोई दंपति, कोई कपल, कोई जोड़ा अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, मतलब विवाह नहीं हुआ है बट मेल और फीमेल साथ में रह रहे हैं, इसके लिए भी सरकार से इजाजत लेना पड़ेगा, पंजीकरण कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब जाकर के आप साथ में रह सकते हैं। सरकार ने इतना भी दावा किया है कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल अगर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, विवाह नहीं हुआ है, फिर भी अगर कोई संतान होता है तो वो वैध माना जाएगा, मतलब उनके दंपतियों का वैध संतान माना जाएगा। कारण ये है क्योंकि वो पंजीकरण करा लिए हैं। और जो ये कानून लागू हुआ है यूसीसी, अगर उत्तराखंड के निवासी हैं या उत्तराखंड छोड़कर किसी अन्य राज्य में भी रह रहे हैं, उस व्यक्ति पे भी लागू होगा। उत्तराखंड में कोई वैसा व्यक्ति जो लगभग 1 साल से रह रहा है परंतु उत्तराखंड का निवासी नहीं है, किसी और राज्य का है परंतु 1 साल से लगातार रह रहा है, उस व्यक्ति पे भी ये कानून लागू होगा। तो कितने विषय हैं? एक विवाह का मामला हो गया, एक विवाह विच्छेद यानी तलाक का मामला हो गया, तीसरा उत्तराधिकारी का, और चौथा है लिव इन रिलेशनशिप, जिसको सहवास बोलते हैं। विवाह में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है उसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता है। हिंदू कोड बिल में ऑलरेडी ये नियम था। पूरे भारत देश में हिंदू धर्म के लोगों में अगर कोई पुरुष विवाहित है, एक विवाह कर चुका है तो दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। दूसरा विवाह करने का शर्त यह है कि अगर पहली पत्नी को तलाक दे चुका हो या वो पहली पत्नी 7 वर्ष से गायब हो, कोई सूचना ना हो उसके बारे में, तो वह व्यक्ति दूसरा विवाह कर सकता है। परंतु यहाँ उत्तराखंड में यूसीसी में फिर से ये बात लिखी गई है कि कोई भी व्यक्ति पॉलीगैमी नहीं करेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, वहां पे पॉलीगैमी नहीं होगा। परंतु हिंदू कोड बिल में सिर्फ हिंदुओं के लिए था। ये उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू हुआ ये सभी धर्मों के लिए लागू हुआ। तो यही अंतर है पर्सनल लॉ में और समान नागरिक संहिता में। समान नागरिक संहिता सभी धर्मों को एक साथ बांध कर रखता है। यहाँ पे राष्ट्रीय एकता झलकती है। पता चलता है कि भाई कहीं ना कहीं यूसीसी को लागू करने से लाभ तो है, क्योंकि इसमें उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो खास करके जो मुस्लिम बहनें हैं उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला है। ये आप हलाला देख लीजिए, तत्काल 3 तलाक देख लीजिए, इद्दत देख लीजिए, इतनी सारी प्रथाएं हैं, उन प्रथाओं से निजात मिला। इस्लाम धर्म में अगर कोई तलाक देता है, सबसे पहले तो महिलाओं को बहुत कम अधिकार है तलाक देने का। ज्यादातर जो पुरुष हैं यानी शौहर हैं, पति हैं, वही तलाक देते हैं। तलाक देने के बाद हर्जाना देने का प्रावधान नहीं है, परंतु वक्फ बोर्ड जो है वो हर्जाना देती थी, पर इतना कम राशि था कि उससे गुजारा नहीं हो पाता था। उत्तराखंड में यह भी नियम बन गया कि अगर कोई मुसलमान पुरुष किसी मुसलमान पत्नी को तलाक देता है तो सरकार वहां पे उसका भरण पोषण देखेगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यह है कि चाहे तलाक का मामला हो, विवाह का मामला हो, चाहे उत्तराधिकारी का मामला हो, लिव इन रिलेशनशिप का मामला हो, इन सभी के लिए एक सटीक कानून बनाया गया है, जिससे उत्तराखंड के निवासियों को काफी लाभ मिलने वाला है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया गया है। तो ध्यान रखना है, पहला मामला विवाह को लेकर के है, दूसरा मामला तलाक को लेकर के है। तलाक में भी पहले से ऑलरेडी हिंदू कोड बिल में तो बन ही चुका है कि तलाक देना है। एक हमारे यहाँ सेपरेशन का भी मामला आता है, अलगाव का मामला, वो तलाक नहीं है। वहां पे पति को भरण पोषण, मतलब पति पत्नी को भरण पोषण देता है, बस सिर्फ अलग रहते हैं, सेपरेशन का मामला है। तलाक का मतलब पूरी तरह से अलग, पूरी तरह से मतलब कि अब वहां पे पुरुष आजाद है दूसरा विवाह करने के लिए और महिला भी आजाद है दूसरा विवाह करने के लिए। बट सेपरेशन में ऐसा नहीं है, विवाह नहीं कर सकते, बस अलग अलग रहते हैं। तो यहाँ पर भी तलाक का मामला यूसीसी में जो उत्तराखंड में लागू किया गया है कुछ वैसा ही है। कुल मिला जुलाकर यह एक सैंपल नजर आ रहा है हम लोग को कि अभी उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है। धीरे धीरे एक एक राज्य हो सकता है कि पूरे भारत देश में यूसीसी लागू हो जाए, और कहीं ना कहीं ये यूसीसी लागू होता है तो हमारे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है।
तो बहुत ही कम शब्दों में जो है हम आपको थोड़ा परिचय दिए हैं। यहाँ पे अगर हम यूसीसी पे सिर्फ बात करें, समान नागरिक संहिता पे बात करें, तो 3-4 घंटे का वीडियो बन सकता है, लेकिन हम चाहते हैं इतने जानकारी से आप लोग संतुष्ट हो। अगर ठीक लगे तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सर और विस्तार से जानना चाहते हैं, तो हम इस पे और डिटेल वीडियो बनाएंगे। फिलहाल फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक अलग मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।